आवाज आ रही है? आई डोंट नो व्हाई मैं लॉकड आउट हो गया था। आवाज आ रही है अभी तो क्लियर? तो अब देखें जरा कि तो जब एडिनोसिन भर गया है उस रिसेप्टर्स में, तब आपको लगेगा कि आप नींद के लिए बॉडी तैयार है, शरीर तैयार है। ठीक है। तो एक तो प्रोसेस ये है कि आपके दिन भर की एक्टिविटी को मॉनिटर करके, आपके एनर्जी लेवल्स को मॉनिटर करके, आपका ब्रेन आपके एडिनोसिन लेवल को मॉनिटर करता रहता है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी नींद को कंट्रोल करता है। दूसरा जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो है स्लीप रिदम। और ये तो क्या है, ड्राइव, यानी कि नींद एग्जैक्टली भूख की तरह काम करती है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी डाउन होगी, आपको भूख लगेगी, एनर्जी खत्म होने लगेगी तो भूख लगेगी, और फिर आप खाना खाएंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। वैसे ही आपकी बॉडी एग्जैक्टली इस स्लीप ड्राइव को एक हंगर की तरह कंट्रोल करती है। जितना लेट करेंगे आप सोने में, उतनी ज्यादा आपकी सोने की जो नीड है वो उतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी। ठीक है। लेकिन जब आप कैफीन, निकोटीन ऐसे स्टिमुलेंट्स ले लेते हैं तो क्या होते हैं कि वो जाकर के एडिनोसिन के रिसेप्टर में फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इनफ एडिनोसिन वहां पे जमा नहीं हो पाती, तो ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाता कि अभी सोना है। बॉडी को तो बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, शरीर अपने स्ट्रेच हो चुका है, अपने पीक पे आ चुका है, लेकिन ब्रेन को पता नहीं लग रहा है कि अभी सोना है क्या, क्योंकि उसको जितना लेवल ऑफ एडिनोसिन चाहिए वो आ नहीं रहा, क्योंकि आपने उसे एडिनोसिन एक ही जगह कैफीन डाल के ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स, कैफीन स्टिमुलेंट्स है। अच्छा, ये जितने भी आप ये रील्स देखोगे, ठीक है, सोशल मीडिया करोगे, जैसे ही आप रील्स देखते हो, आपके लाइक ज्यादा आ गए, कुछ आ गया, तो आपके अंदर डोपामीन रिलीज होती है। ठीक है। अब डोपामीन भी क्या चीज है? डोपामीन भी मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है आपकी। तो अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा डोपामीन आप रिलीज कर रहे हैं तो भी आपकी नींद उड़ जाएगी। तो कई बार टू मच यूज ऑफ सोशल मीडिया जो है वो आपके साथ में ट्रबल क्रिएट करता है, या फिर टू इंगेजिंग इन एक्टिविटीज जो कि बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज कर रही है नाइट आवर्स में, तो उससे भी आपकी नींद थोड़ी सी डाउन हो सकती है। मगर उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम का दूसरे चीज पे इम्पैक्ट आता है। एडिनोसिन वाला जो सिस्टम है, यानी कि स्लीप हंगर या स्लीप ड्राइव का जो सिस्टम है, उससे ज्यादा दूसरे पार्ट में आता है। दूसरा पार्ट है स्लीप रिदम। दूसरा तरीका जिसके जरिए स्लीप मैनेजमेंट आपकी बॉडी करती है, आपका ब्रेन स्लीप मैनेजमेंट करता है, वो है स्लीप रिदम। पहला था स्लीप ड्राइव और सेकंड है स्लीप रिदम। स्लीप रिदम एक केमिकल से चलता है, मेलेटोनिन। स्लीप रिदम किससे चलेगा? मेलेटोनिन से चलेगा। अब मेलेटोनिन देखिए किस तरीके से काम करती है। मेलेटोनिन का रिलीज आपकी बॉडी के कोर टेम्परेचर से काम करता है, और कोर टेम्परेचर हमारा जो सर्केडियन रिदम है, अर्थ की जो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन है, उससे संबंधित रहता है। तो यानी कि डे और नाइट की जो साइकिल है हमारी, डे और नाइट की साइकिल कहाँ से आती है? डे एंड नाइट की साइकिल आती है जो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। तो कुछ वक्त वो सूरज के पास रहती है, आपका पर्टिकुलर कंट्री, आपका पर्टिकुलर एरिया जिसमें आप रह रहे हैं, वो कुछ पल के लिए सूरज के पास में है और कुछ पल के लिए सूरज से दूर है। तो इस साइक्लिक मोशन की वजह से दिन और रात क्रिएट होते हैं। अब जैसे जैसे आप रात की तरफ जाते हैं, आपकी कोर टेम्परेचर जो बॉडी का है वो कोर टेम्परेचर डाउन होता है, और वो कोर टेम्परेचर के डाउन होने की स्थिति और डार्कनेस, इन दोनों से रिलेट करके आपका शरीर मेलेटोनिन रिलीज करता है, जो कि स्लीप हार्मोन है। एक ऐसा हार्मोन है जिसके रिलीज होने से आपको स्लीपीनेस आती है, डिजीनेस आती है, और आपका ब्रेन कहता है कि अभी पड़ जा, अभी सो जा। ठीक है। इसलिए आप देखते हैं जब आप जेटलैग होती है, जेटलैग क्या है कि आपका ब्रेन जो है वो अपने आप साइक्लिक मोशन को, आपके कोर टेम्परेचर के डाउन होने को, और आप जिस भी एरिया में कंट्री में है अभी, उस एरिया में जो दिन रात की साइकिल है, उस दिन रात की साइकिल से अपने कोर टेम्परेचर के अप एंड डाउन होने को एडजस्ट करता है, और उसी हिसाब से मेलेटोनिन रिलीज करता है। इसलिए आप अगर इंडियन है, आप अमेरिका में जाएंगे और थोड़े दिन में आप वहाँ के जो दिन और रात हैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप जब इंडिया आएंगे तो थोड़े से दिन में बॉडी वापस अपना मेलेटोनिन जो है वो एडजस्ट कर लेगी यहाँ के दिन रात के हिसाब से।
अब देखें कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारे स्लीप रिदम से ज्यादा, ये जो मेलेटोनिन का स्लीप, सॉरी स्लीप हंगर से ज्यादा जो स्लीप रिदम का जो पैटर्न है उसको कंट्रोल करता है। तो अब टू मच डिजिटल टाइम, टू मच स्क्रीन टाइम जो है वो आपके मेलेटोनिन सर्किट्स के साथ में गड़बड़ करती है, मेलेटोनिन के रिलीज के साथ में गड़बड़ करती है। तो जो ब्लू स्क्रीन निकल, आपकी जो ब्लू लाइट निकलती है स्क्रीन से, वो आपके नींद के सर्किट्स के साथ में गड़बड़ करेगी। बहुत ज्यादा आप अगर स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हैं, उससे गड़बड़ होगी। राइट। तो सेकंड चीज जो आपकी नींद को मैनेज करने में मदद करती है वो है मेलेटोनिन। तो ये दो इतने ब्यूटीफुली, इतना सिंप्लीफाइड वे से आपकी बॉडी ने इतना बढ़िया मैकेनिज्म बना रखा है आपकी नींद को कंट्रोल करने का। इसलिए आप देखते हैं जब ज्यादातर जिन लोगों को नींद की गोलियां खाते हैं उसमें ज्यादातर वो मेलेटोनिन की गोलियां ही देते हैं आपको, जिससे कि आपको नींद आ जाए, वो गोली ले लें और आप सो जाएं। ठीक है जी। वाई डज ओवर थिंकिंग अफेक्ट? ओवर थिंकिंग इसी का नतीजा है कि जब आप नींद नहीं ले रहे हैं तो आपकी नींद डिप्राइव्ड है, तो उसी से ओवर थिंकिंग आ रही है आपकी। तो नींद प्रॉपरली ना होना भी ओवर थिंकिंग का नतीजा होती है, और भी कारण है, बट दोनों एक दूसरे को एक एक्शन रिएक्शन में रहते हैं। नींद ले पाना ओवर थिंकिंग को एम्पावर करता है, फिर ओवर थिंकिंग हो जाने की वजह से फिर आप सोएंगे नहीं। दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन करती हैं। पीपल हु डू नाइट शिफ्ट कभी करनी नहीं चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में आई गई है कि आपको करनी ही पड़ेगी, कोई भी जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं अपने जो रेगुलर कंट्री के स्लीप साइकिल जो है, रिदम है, सर्केडियन रिदम के विपरीत जाके जो काम करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आती ही आती है, वो आएगी ही आएगी 100%। तो होती कोशिश अवॉइड करना चाहिए। जिस समय रात हो उस टाइम पे सोएं, जिस समय सवेरा हो उस टाइम पे काम करें। व्हाट अबाउट पीपल इन कंसल्टेंसी रोल्स हु हैव अ लॉट ऑफ हैक्टिक ट्रेवल? है तो क्या हुआ, आप सो तो सकते ही हैं कहीं पे भी। अपनी ट्रेवलिंग इस तरीके से प्लान करें कि आप अच्छे से सो सकें। वो सब भी बताऊंगा, मतलब इतना सा बता के छोड़ नहीं दूंगा जो लोग कह रहे हैं कितना सोना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना सा बता के छोड़ दूंगा, कि बताऊंगा नहीं कि क्या करना है। यहाँ तक सब समझ में आया कि कैसे स्लीप का, देखिए कितना ब्यूटीफुली सिर्फ दो मैकेनिज्म्स हैं, दो मैकेनिज्म्स मिलकर के अच्छे से आपकी स्लीप को मैनेज करने में मदद कर देते हैं। अब देखिए कि नींद कभी भी एक एक लगातार एक फ्लैट लाइन नहीं है। जब आप सोते हैं तो आपकी नींद की 5 स्टेज होती हैं, देयर आर 5 स्टेजेस। यानी कि एक साइकिल आप टोटल एक नींद में 5 साइकिल्स होती हैं आपकी, देयर आर टोटल 5 साइकिल्स। एक अच्छी क्वालिटी ऑफ नींद अगर आप ले रहे हैं तो आप लगभग 5 साइकिल में आप सो रहे होंगे, 5 साइकिल्स। ठीक है। और 1 साइकिल इज इक्वल टू 5 स्टेजेस। 5 स्टेज होती हैं, हर एक साइकिल की 5 स्टेज होती हैं। और एक साइकिल जो है वो 90 मिनट्स की होती है, लगभग 90 मिनट की एक साइकिल चलती है। 90 मिनट एक साइकिल चली, फिर अगले 90 मिनट, फिर अगले 90 मिनट, और फिर अगले 90। तो आइडियल स्लीप आवर्स पता कितने हैं? आइडियल स्लीप आवर्स आपके होते हैं 90 90 मिनट की 5 साइकिल्स आप कंप्लीट करें। और ये भी बता देता हूँ आपको कि ये जो 5 स्टेजेस हैं वो क्या है, वो भी अभी बता देता हूँ। चलिए, 5 स्टेजेस क्या है आपकी? जो पहली स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज इज जस्ट बिफोर द स्लीप, जस्ट सोने से पहले का जो टाइम, नहीं जब हल्की हल्की आंखें बंद हो रही हैं, हल्का हल्का डिजीनेस आ रहा है और लग रहा है कि बस अब सो जाएंगे, आप अल्फा स्टेट में जा रहे हैं और धीरे धीरे जो चल रही है, वो आपकी पहली स्टेज रहेगी।
जस्ट अ सेकंड। फिर आपकी सेकेंड स्टेज आएगी जिसमें आपका रेगुलर मेंटेनेंस बॉडी करती है आपकी। सेकेंड स्टेज में रेगुलर मेंटेनेंस पार्ट चलता है। आई थिंक मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूँ आज। जस्ट अ सेकंड। तो पहला स्टेज लिखें। द फर्स्ट स्टेज इज, जो पहले लगभग 2% ऑफ द टोटल स्लीप जो है ये रहेगी। पहले 2% में ये वाली स्टेज रहती है, जब आप जस्ट नींद से पहले की स्टेज है, जब आप हल्का सा जस्ट सोने के लिए जा रहे हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, मुझे लिख व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ आपके लिए। ये देखें, जो स्टेज 1 है वो लगभग 2% रहती है, यानी कि ये वो आपकी नींद से जस्ट पहले जो आप अल्फा स्टेज के अंदर हैं और आपके सेंसेस हल्के हल्के विड्रॉ हो गए हैं, यानी कि अब आपने सेंसरी इनपुट लेना अपने एनवायरनमेंट से बंद कर दिया है। तो सेंसरी इनपुट आपका डाउन हो गया, आप ऑलमोस्ट शट डाउन की स्थिति में हैं। लगभग 2% ऑफ द टोटल स्लीप, एक साइकिल की 2% जो है वो पहली स्टेज में आप रहते हैं। फिर लगभग 50% जो है वो रेगुलर मेंटेनेंस होता है, यानी कि अब आप सो गए हैं लेकिन आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, यानी कि अगर कोई टॉक्सिन्स अगर बॉडी में है तो उन टॉक्सिन्स की क्लेंजिंग चल रही है। राइट, तो रेगुलर मेंटेनेंस, आपकी हार्ट बीट को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जा रहा है जब आप नींद में है। तो जो रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए आपका नींद की स्थिति में, आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया जाता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो डाउन होता है ताकि एनर्जी कंजर्व हो सके। तो रेगुलर मेंटेनेंस का जो काम है, लगभग 50% जो नींद रहेगी उसमें आप रेगुलर मेंटेनेंस में रहते हैं। ये स्टेज 2 रहती है, रेगुलर मेंटेनेंस की स्टेज। थर्ड और फोर्थ स्टेज होती है फिजिकल रिस्टोरेटिव स्लीप। तीसरी और चौथी स्टेज में आपका फिजिकल रिस्टोरेशन होता है। ये स्टेज भी लगभग लगभग आप समझें कि 30%, 38% तक आप इस स्टेज को देखेंगे। ठीक है, जिस स्टेज में फिजिकल रिस्टोरेशन चलता है। ये वो नींद है जिसमें आप उठते हैं ना तो आपका माइंड बिल्कुल ऐसा फील करता है कि आज पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया। तो फिजिकल रिस्टोरेटिव स्टेट वो स्टेट है जिस स्टेट में आप अपने टिश्यूज की रिपेयर करना, कहीं चोट लगी है तो उसको हील करना, राइट, कहीं कोई बोन्स की रिपेयरिंग करनी है तो वो हो गई। ठीक है, कोई कोई प्रोटीन्स बनाने हैं तो प्रोटीन्स बनाने का काम हो गया। तो ये सारा जो फिजिकल लेवल पे जो भी बॉडी को रेस्ट दे करके एक एक पार्ट को रिपेयर करने का जो काम है, मसल्स को, टिश्यूज को जो रिपेयर करने का काम है, वो इस स्टेज में होता है। तो ये वो स्टेज है जब आप, ये स्टेज अगर अच्छे से जाए, ये वाली स्टेज जब बहुत अच्छे से जाती है तो ये है जब सुबह उठ करके बिल्कुल रिलैक्स फीलिंग आती है कि मतलब हाँ आज तो बहुत अच्छी नींद हो गई, मजा आ गया, ऐसा लग रहा है सारी थकान निकल गई मेरी। तो ये स्टेज जब बढ़िया हो तो आप बिल्कुल, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होकर के उठती है। जिनकी नींद खराब होती है ना वो सुबह उठते हैं तभी थकान लगती है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। कितनों ने नोटिस किया, सुबह उठते हैं तब भी ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी जकड़न सी है, बॉडी के अंदर रिजिडिटी सी लगती है। तो स्लीप क्वालिटी टाइम पे निर्भर नहीं करती है कितना समय सोते हैं। स्लीप क्वालिटी आप कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी नींद को, उस पर निर्भर करती है कि सभी साइकिल्स जो हैं, आपकी हर एक साइकिल की सभी स्टेजेस कितनी बेहतरीन तरीके से जा रही हैं, ये उस पर निर्भर करता है। सो तीसरी और चौथी स्टेज क्या रहेगी? फिजिकल रिस्टोरेशन, मसल रिलैक्सेशन। और पांचवी स्टेज होती है आरईएम। आरईएम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट एक, इस प्रोसेस के दौरान आईज में बहुत मूवमेंट आती है इसलिए इसको नाम दे दिया, बट अल्टीमेटली इसको नाम दे मेंटल रिस्टोरेशन। फिजिकल हो गया, अब इस स्टेज में मेंटल इमोशनल रिस्टोरेशन चलता है आपका। ये वो स्टेज रहेगी आपकी जिस स्टेज में आपका जो ब्रेन है उसका रिस्टोरेशन चलता है, यानी कि इस स्टेज के अंदर आपका जो
ब्रेन है वो आपकी दिन भर जो आपने सीखा था उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें थी, अगर उसमें से उसे इंपॉर्टेंट लगती है तो उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। एसोसिएशंस क्रिएट करता है, जो आपको पहले से पता है उनके बाजू में जाके रख देता है डेटा को। ठीक है, कि उनके पास जाकर के रख देता है। तीसरी चौथी 38% टाइप रहती है और 10% टाइप फिफ्थ रहती है। तो पूरा मेंटल रिस्टोरेशन जो है वो कौन सी स्टेज में होगा? पांचवी स्टेज में होगा। इसलिए आपको जो सपने आते हैं, ये सब चीजें कहाँ होती है? पांचवी स्टेज में होती है। ठीक है, आरईएम के टाइम पे आपको सपने आते हैं। तो आपको समझ में आया कि सपने क्यों आते हैं? सपने इसलिए आते हैं क्योंकि आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट चल रही है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करने के लिए कई बार न्यूरॉन्स अलग अलग सिनेप्सेस बनाने के प्रयास करते हैं, सर्किट्स बनाने का प्रयास करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कई बार आपकी कॉन्शियसनेस उस अल्टीमेटली तो कोई भी डेटा हो, है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके ब्रेन में है, जब तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही तो है, और क्या है। अभी जब आप एक एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं तो ये डेटा क्या है? आपके सेंसेस पे पड़ता है, आपकी नर्व्स को एक्साइट करता है, और आपकी नर्व्स के एक्साइटेशन होने के बाद में ये डेटा, उस एक्साइटेशन को आपकी बॉडी लेकर के आपके ब्रेन में भेजती है, और आपका ब्रेन क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक थ्री डायमेंशनल दुनिया में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बाहर कोई थ्री डायमेंशनल दुनिया नहीं है। ये जो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड आप देख रहे हैं, ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड तो आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आई हैं उनको आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कन्वर्ट करके एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं। तो आपको बाहर की दुनिया नहीं दिखती है, आपको सिर्फ अपना मॉडल दिखता है, जो आपने मॉडल बनाया बाहर की दुनिया का। ठीक है। तो अब नींद में भी क्या हो रहा है? नींद के अंदर क्या हो रहा है कि कई बार जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो इंटरनल जो कॉन्शियसनेस है, जो विटनेस है, वो एक्टिव रहता है। तो वो इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करता है? थ्री डायमेंशनल दुनिया में कन्वर्ट करने लगता है। इससे आपको कोई इमेज दिख सकती है, कोई रैंडम फिगर्स दिख सकते हैं, कोई अजीब सी जगहें दिख सकती हैं, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होती हुई दिख सकती हैं। राइट, कई बार किसी इमोशन को प्रोसेस कर, ड्रीम कई बार आपकी किसी डीप इमोशन को भी प्रोसेस करने का प्रयास करता है। तो किसी चीज का डर है तो कई बार सपने में आपको कोई कुत्ता आपको काट रहा है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। कहीं आप, कोई आप पे अटैक हो गया, कोई गोली चला रहा है, कोई कोई आपके कोई लव्ड वन है उसको किडनैप कर लिया गया है। तो आपके फियर्स को प्रोसेस करते समय कई बार ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं, ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, जो बहुत अजीब से ड्रीम है, जिनका कोई कोई तुकबंदी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। कई बार अगर एक ही ड्रीम रेपिटेटिव आ रहा है तो कई बार आपके अनकॉन्शियस में कोई सप्रेस्ड मेमोरी है जिसको प्रोसेस करने का आपका ब्रेन प्रयास कर रहा है। तो जब अगर एक ही ड्रीम बार बार आए तो उस ड्रीम को थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करें। ये देखें कि मेरे चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक की जिंदगी में ये कौन सा फेज है या कौन सा पार्ट है जहां से ये रिलेट करता है। ठीक है। फिर ये देखें कि व्हाट लेसन इज हिडन इन दिस ड्रीम। इस मैसेज के अंदर कौन सा लेसन मुझे छुपा है, क्या लेसन मैं इस ड्रीम से ले सकता हूँ? कैन आई टेक सम लेसन्स? ओके, इन द मोमेंट यू विल टेक द लेसन, जो नेसेसरी लेसन है, वो जब आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे तो वो एक बार रिपीट होने वाला सपना बंद हो जाता है। जो बार बार आ रहा है वो सपना आपका बंद हो जाता है। क्लियर है जी? कई बार ऐसे कोइंसिडेंस भी बन सकते हैं आपके अंदर कि आप कोई ऐसी सपने में जगह देखते हैं, फिर आपको लगता है कि रियलिटी में भी वही जगह है, ऐसी भी लग सकती है, जिससे आपको लग सकता है कि ये कोई मेरा नया जन्म है, ये मेरे पिछले जन्म का घर था शायद। ठीक है, उसकी यादें मुझे आ रही हैं। ठीक है। आपके पिछले जन्म की कोई भी याद आपके इस ब्रेन में नहीं आ सकती, क्योंकि ये ब्रेन बिल्कुल स्क्रैच से बना है। आप जब पैदा हुए तो बिल्कुल स्क्रैच से बना है ये ब्रेन। ठीक है, आप पैदा हुए थे इतना सा ब्रेन था। ठीक है, और उससे बिल्ट हो करके यहीं पे आपने खाना पीना, न्यूट्रिशन, आपके जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज करते करते आपने, तो कोई भी तरीके से आपका किसी भी पुराने जन्म का कोई भी याद, पुराना जन्म होता है नहीं होता है वो डिबेटेबल है, लेकिन उसकी कोई भी याद किसी भी तरीके से आपके इस ब्रेन में नहीं आ सकती। ठीक है।
ये कहना उसी प्रकार से होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई हजार, आज आप खरीद करके लाए उस कंप्यूटर को, इसको ऐसे समझें कि आप इस कंप्यूटर को, या फिर आप एक नई हार्ड डिस्क लेकर के आए और आप उस हार्ड डिस्क में देखते हैं कि 100 साल पुराना कोई घटना हुई थी, वो घटना आपकी नई हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। ऐसा संभव है क्या? जो हार्ड डिस्क बनी ही 2 महीने पहले है, उस हार्ड डिस्क के अंदर 100 साल पुरानी कोई मेमोरी आप कैसे रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते। ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ठीक है। तो फिर सर, ये इतने सारे लोग दावा करते हैं मेरा पुनर्जन्म यहाँ पे ये हो गया था, वहां पे ये केस हो गया था, वहां पे। डॉक्टर स्टीवनसन है जिन्होंने इस पे रिसर्च करी, री इनकारनेशन पे, उन्होंने 3,000 से ज्यादा केसेस को स्टडी किया है। ठीक है। मोर देन 3,000 केसेस। ठीक है। उनको स्टडी करने के बाद में उनको इन्वेस्टिगेट किया, तो 3,000 में से 2,980 केस फेक निकले। ठीक है, जिनको ट्रेस करके इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड साबित कर दिया गया। सिर्फ 20 केस ऐसे हैं जिनका नहीं पता चला। ठीक है। ठीक है जी। देखिए, आप अगर मानते हैं तो आप माने। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक चीज रख रहा हूं आपके सामने। ठीक है। आप मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, आप क्या करते हैं, वो आपका चॉइस है। ठीक है। बट साइंटिफिकली एक नए ब्रेन में पुराने किसी भी जन्म की आपकी अगर होता है या नहीं होता है, मैं यहाँ पे उस पर भी डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे कर रहा हूँ कि आपके इस ब्रेन में पुरानी किसी भी जन्म की कोई भी मेमोरी नहीं रह सकती है। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। इस ब्रेन में नहीं रह सकती है, क्योंकि इस ब्रेन का एक एक न्यूरॉन इस लाइफ में क्रिएट हुआ है। ठीक है जी। तो आप आ जाए, नींद पे आ जाते हैं। ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल, हाँ लोग करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑल। ठीक है। बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ इतना है, कोई पास्ट लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसका आपके सबकॉन्शियस की स्टोरीज से लेना देना होता है। ठीक है। आप कभी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, आपको कोई भी ऐसी भाषा में आप बात करते हुए नजर नहीं आएंगे अपने आप को, जो भाषा आपको ना आती हो। ठीक है, आपकी भाषा वही रहती है। आपको कोई भी ऐसा नया कलर नहीं दिखता जो कलर आपने कभी ना देखा हो। ठीक है। तो आप जब पास्ट लाइफ लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं, तो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस में, जो डीप अनकॉन्शियस में छुपे मेमोरीज हैं, उन मेमोरीज को लेकर के आप एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। और कई बार आपके ब्रेन को हील करने के लिए ना एक स्टोरी चाहिए होती है। जब तक उसे स्टोरी नहीं मिलती, वो कई बार हील नहीं कर पाता। और जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं, तो आप अलग अलग इमेजेस, अलग अलग सिनेरियोस से होके गुजरते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस को एक क्लोजर मिल जाता है, एक स्टोरी मिल जाती है कि ये स्टोरी हुई। तो वो जो हीलिंग हो रही है, वो स्टोरी से हो रही है। ठीक है। वो जो आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, उससे हील। तो मैं नहीं कह रहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से लोगों को हीलिंग नहीं होती है, होती है लोगों को हीलिंग। मगर लोगों का जो उसका एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन गलत है, वो इंटरप्रिटेशन गलत है। ठीक है। कि जैसे कि एक पत्थर फेंका मैंने और पानी में डूब गया, तो मैंने कहा कि सभी हैवी चीजें पानी में डूब जाती हैं। तब पत्थर तो पानी में डूब रहा है, मगर सभी हैवी चीजें डूब जाती है, एक्सप्लेनेशन गलत है। एक्सप्लेनेशन इज नॉट राइट। ठीक है। आप 1,000 किलो का लकड़ा ला करके पानी में डालेंगे, वो नहीं डूबेगा। ठीक है। तो यानी कि हैवी होने से गेम नहीं होता, डेंसिटी का गेम है ये गेम कुछ और है। ठीक है। तो इट वर्क्स, और आप अगर करते हैं तो आप करते रहें, आप पे अगर होता है तो आप होते रहें। ठीक है। बात एक्सप्लेनेशन की है, बस बात इंटरप्रिटेशन की, और कुछ नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन इतना मैटर करता है दोस्तों, कि कई बार ऐसे लोग मुझे, मेरे क्लाइंटल बेस में मिले हैं मेरी जर्नी में, जिनको कुछ दिखता है। ठीक है। कि सपोज किसी को एंजल दिखती है, किसी को स्पिरिट्स दिखती हैं। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिखती हैं। किसी को अगर स्पिरिट दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिट्स हैं, उसे दिख रही हैं। ठीक है। नंबर वन चीज तो ये। अब आप उसे नेगेट ना करें,
वो आपके पास आके कह रहा है बंदा मुझे दिख रहा है, और आप कह रहे हैं मुझे तो नहीं दिख रहा, तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। वो भी बावला तो नहीं है कि अगर उसे दिख रहा है तो कुछ दिख रहा होगा तभी तो बोल रहा है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम या सच और झूठ ये नहीं कि उसे वो स्पिरिट दिख नहीं रही, या फिर उसे वो कुछ एंजल दिख नहीं रही है। उसे दिख रही है, वो सच कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन वो स्पिरिट ही है और वो एंजल ही है, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। तो उसका दिखना गलत नहीं है, मगर उस दिखने का जो वो एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहा है वो एक्सप्लेनेशन गलत है। ठीक है। तो स्पिरिट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट आपको बाहर दिखते हैं जो है नहीं, इन्हें कहा जाता है फैंटम्स। आपका ब्रेन क्या है, ये फैंटम्स क्रिएट करता है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपके ब्रेन में डिस्टेंस कहाँ से आती, कि दो चीजों के बीच की डिस्टेंस क्या, आपकी आंखों के बीच में डिस्टेंस है, और जब रेटिना में दो चीजें अलग अलग पॉइंट पे पड़ती हैं तो उस पॉइंट को वो कैलकुलेट करके उन दोनों चीजों की डिस्टेंस को तय करता है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने ब्रेन में ऐसे विजुअल्स बनाते हैं जिन विजुअल्स को आपका ब्रेन बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। देख वो माइंड में रहा है, दिख उसको ब्रेन में रहा है, मगर उसको लगता क्या है कि ये बाहर से आ रहा है, इसका जो इनपुट है वो बाहर से आ रहा है। ऐसा उसको फैंटम क्रिएट हो जाता है, डिल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और उसका इंटरप्रिटेशन वो क्या निकालता है, उसका इंटरप्रिटेशन वो ऐसे निकालता है कि ये कोई स्पिरिट है या कोई एंजल। तो बहुत से लोगों को ऐसे दिखते रहते हैं ये चीजें। ठीक है। पीपल सी थिंग्स। वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, नहीं तो भटक जाऊंगा मैं। ठीक है, ये बहुत इंट्रीगिंग टॉपिक है, और बहुत ओपन माइंडेडनेस चाहिए, बहुत ज्यादा ओपन माइंड होना चाहिए इन बातों पे, इन बातों को डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये बातें ज्यादातर जो हमारे समाज में हमें जिस तरीके से कंडीशन किया जाता है, या फिर हमारे आसपास के ज्यादातर लोग जिस पे जो बात करते हैं उससे थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है। तो आपका क्या कंफर्मेशन बायस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। कंफर्मेशन बायस क्या है कि आपके बिलीफ सिस्टम से विपरीत बात होगी तो आपका दिमाग उससे लर्निंग फेज में नहीं लेता, उसको काउंटर करने का सोचने लगता है। उसे सीख नहीं रहा है अभी, उसे काउंटर की सोच रहा है कि लेकिन यहाँ पे तो ऐसे होता है, वहां पे तो वैसे होता है, मेरे इन्होंने तो ये कहा था तो फिर ये सब गलत होते हैं, वहां पे वो होता है। अब वो सीख नहीं रहा है, वो अब कहाँ चला गया, F3 मोड में जाकर के डिफेंसिव जोन में जा चुका है। अब क्योंकि कंफर्मेशन बायस आ चुका है इसलिए। तो जनरली जब आप मेरे साथ एक बहुत लंबे समय तक साथ में रह जाते हैं और एक इवोल्यूशन आपका आ जाता है, तभी मैं इस प्रकार की ज्यादा बातें करता हूँ, वरना करता नहीं हूँ बातें। उनका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर ज्ञान को लेने की एक स्टेज है, एक रिसेप्टिविटी है, और जब उस रिसेप्टिविटी में आप हैं तभी उसको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आगे देखें जरा कि जो ये REM चल रहा है, रैपिड आई मूवमेंट चल रहा है। ठीक है। तो ये वो स्टेज है जिसमें आपका मेंटल रिस्टोरेशन होगा। ओके। तो ये नींद की ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, और आप जब सोते हैं तो इस स्टेज में बिना डिस्टरबेंस के सोना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब भी आप अपनी नींद को प्लान करें तो हमें क्या करना है, साइकिल्स की टर्म्स में सोचना है। स्टेजेस क्लियर है सभी को? तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने घंटे सो रहे हो सिर्फ ये मैटर नहीं कर रहा ना। सपोज करो कि आप अपनी 5th स्टेज में थे, नींद की 5वीं स्टेज पे थे, और 5वीं स्टेज में ही आपको टॉयलेट आ गई नींद में, रात को पानी पी के ज्यादा सोए थे, हो गई 5वीं स्टेज खराब आपकी। किसी को 5वीं स्टेज में क्या हो गया, किसी ने हल्ला कर दिया, 5वीं स्टेज में उठ गया। किसी को क्रेविंग होती है, 5वीं स्टेज आने वाली थी, चौथी से 5वीं में ट्रांजिशन कर रहा था, इसको क्रेविंग होती है, 3 बजती है, 4 बजती है, उठ के कुछ खाने लग जाता है। तो अब ये क्या सोच रहा है कि मैं सुबह उठने से पहले 4 घंटे पहले सो गया, फिर मैं बीच में आधा घंटा जागा हुआ था, फिर मैं और 3 घंटे सो गया, तो मेरी तो 7 घंटे की नींद तो हो गई पूरी। नींद हो गई है मगर इसकी क्वालिटी नहीं हुई है आपकी। ठीक है। दिस इज नॉट अ क्वालिटी स्लीप। ओके। बॉडी फ्रीज क्यों होती है? स्लीप पैरालिसिस इसे बोलते हैं। बॉडी का फ्रीज होना नींद में जरूरी है, स्पेशली जब आप नींद में जाते हैं तो बॉडी आपको पैरालाइज कर देता है, ब्रेन बॉडी को, ताकि आप हिल ना सके।
इसलिए कई बार देखा आप नींद में, कई बार ये एक्सपीरियंस करते होंगे कि हल्की सी नींद जागी हुई है और आप कुछ अपना शरीर मूव करना चाहते हैं और आप जैसे पूरी ताकत लगा रहे हैं बट आप मूव नहीं कर पा रहे हैं अपने शरीर को। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है स्लीप पैरालिसिस? किया आप लोगों ने एक्सपीरियंस? लगभग सभी ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी, कि कभी नींद के टाइम एक ऐसा मोमेंट आता है कि आप लग रहा है कि मैं जाग गया हूं और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने शरीर को मूव नहीं कर सकता। आप पूरा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, मगर आंख खुलती है तो ही कुछ होता है, वरना नहीं हो पाता कुछ। नहीं, इससे स्कैरी ना रहे, इससे डरे ना। ये आपकी सुरक्षा के लिए बॉडी का मैकेनिज्म है। क्योंकि स्पेशली जब आप अपनी 5वीं स्टेज में है, आरईएम में है, तो जब आप रैपिड आई मूवमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे दोस्तों आपके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फायर हो रही हैं। ठीक है। वो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फायर हो रही हैं और आप जब ड्रीम स्टेट में हैं, तो अगर आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी तो जो ड्रीम में व्यक्ति है, जो वो एक्शन ले रहा है वही एक्शन आप अपने शरीर से लेने लगेंगे। तो सपोज कि आप एक बॉक्सर हैं और आपका कल एक मैच होने वाला है, या फिर आप एक रेसलर हैं, कल आपका मैच होने वाला है और अब सपने में मैच चल रहा है आपका, तो आप वो आइडेंटिटी पकड़ के अपनी कॉन्शियसनेस में आप अपने शरीर को घुमाने लगे, तो जो बाजू में लेटा हुआ है उसकी तो बैंड बज सकती है। कहाँ दो चार मुक्के पड़ जाएं, दो चार लातें पड़ जाएं, आपने देखे ना कई लोग जिनको स्लीप पैरालिसिस नहीं होता, वो रात में पैर इधर जा रहा है, हाथ इधर जा रहा है, पूरा डायगोनल बने हुए हैं, कैसी स्थिति में सोते हैं लोग। तो स्पेशली जब रैपिड आई मूवमेंट है उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान आपकी बॉडी पैरालिसिस रहती है, तो ये आपके लिए भी सुरक्षा है और दूसरे लोगों के लिए भी सुरक्षा है। जिनकी बॉडी कई बार पैरालिसिस नहीं होती, तो कई लोग नहीं नींद में उठ के चलने लगते हैं, सपना देख रहे हैं, सपने सपने में चल के आ गए, तो बॉडी पैरालाइज ही नहीं हो रही है। तो इस चीज से घबराए ना, ये बॉडी का फ्रीज होना नींद के दौरान इज इज अ गुड थिंग। तो अब आगे देखें, तो अब सॉल्यूशन क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अपन ने स्ट्रक्चर समझ लिया नींद का, और अब इसके सॉल्यूशन को समझें कि सॉल्यूशन क्या है। 3 सॉल्यूशन आपको दूंगा, एक ब्रीदिंग, एक पीएमआर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, और एक डेवलपिंग गुड नाइट रूटीन्स। सब लोग मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं, बट मैं आपसे कहूंगा कि मॉर्निंग रूटीन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है नाइट रूटीन। एक अच्छी नींद की शुरुआत रात से होती है, आपके नाइट रूटीन से होती है। तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मैं अभी आपको करवा दूंगा, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं उसे। तो ये तो एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है आपकी फिजिकल रिस्टोरेशन करने के लिए। लेकिन पहले नाइट रूटीन्स को समझें कि नाइट रूटीन कैसे डेवलप करने हैं। नंबर 1 चीज, पहले तो अपनी साइकिल तय करें। डिसाइड द नंबर ऑफ साइकिल्स यू वांट टू स्लीप। आइडियली 5 साइकिल होनी चाहिए। 5 साइकिल का मतलब होता है 7.5 घंटे की नींद। सो आइडियल ड्यूरेशन क्या है नींद का? 7.5 घंटे। इफ यू आर ए फीमेल, आपके लिए कंपलसरी है 5 साइकिल लेना। अगर आप मेल हैं और आप अगर मेडिटेशन और योगा भी करते हैं, और अगर मैं ये पीएमआर वगैरह टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, अगर ये भी करते हैं, तो आप 4 साइकिल पे आ सकते हैं। ठीक है। तो आइडियली आप अपनी पूरी 5 साइकिल पूरी करें। लेकिन अगर आप बहुत हैक्टिक लाइफ जीते हैं और 5 साइकिल पूरी नहीं हो रही है, तो 4 साइकिल पूरी करें। कंप्लीट 4 साइकिल्स। ठीक है। और बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं 3 साइकिल की। 3 साइकिल का मतलब तो क्या हो गया, 4.5 घंटे हो गए। तो या तो 4.5 घंटे ले लें, यानी कि 3 साइकिल हो गई। 4 साइकिल लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 घंटे हो जाएंगे, वरना 7.5 घंटे हो जाएंगे। फीमेल मेल में डिफरेंस क्योंकि शरीर में डिफरेंस है, शरीर की बनावट में डिफरेंस है, इसलिए। ठीक है। तो जो फीमेल बॉडी है उसकी शारीरिक बनावट ऐसी है, उसके अंदर के प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जिसमें उसको नींद को ज्यादा मांगती है। वुमेन, फीमेल बॉडी को नींद की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है।
और कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई जेंडर बायस नहीं है। तो 3 सेगमेंट रख सकते हो, 7.5 घंटे, यानी साइकिल की टर्म्स में सोचें, 7.5 घंटे या 6 घंटे या फिर 4.5 घंटे। 4.5 घंटे अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो ही 4.5 घंटे पे जाएं। अगर प्रधानमंत्री से नीचे कुछ भी है, वो भी सिर्फ भारत देश जैसे देश के प्रधानमंत्री हो, ठीक है, या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ही हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में आप कुछ कर लें। बाकी स्थितियों में 6 घंटा तो नींद निकाल लिया करें। 6 आवर्स में मैं तब बोल रहा हूँ, अगर आप 6 घंटे 4 साइकिल सो रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि कुछ ना कुछ मेडिटेशन और योगा, क्योंकि योगा आपको फिजिकल रिस्टोरेशन में काम करता है और मेडिटेशंस आपको मेंटल रिस्टोरेशन में काम करती हैं। तो यानी कि अगर आपने फिजिकल और मेंटल रिस्टोरेशन ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो आपकी नींद के दौरान बॉडी को कम काम करने की जरूरत है, तो आपकी स्लीप ऑप्टिमाइज होती है इससे। ठीक है। और सोने का और जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की होती है कि फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना। जितना ज्यादा आप फिक्स टाइम पे सोएंगे, फिक्स टाइम पे उठेंगे, आपकी बॉडी उतनी ज्यादा अडेप्ट कर लेगी और आपकी नींद ऑप्टिमाइज होने लगेगी। ठीक है जी। तो अगर आप रोज सोने का टाइम फिक्स रखते हैं और रोज उठने का टाइम फिक्स रखते हैं, तो आप देखेंगे 3 से 4 महीने में ही आपकी नींद की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। मतलब 6 घंटे में भी 8-10 घंटे की जैसी फीलिंग हो वैसी फीलिंग बनने लगेगी आपके अंदर। तो एक काम क्या करना है, अपना वेकअप टाइम के साथ साथ अपना स्लीप टाइम डिसाइड करें कि आप सोने कब जाएंगे, बेड टाइम डिसाइड करें। और आपका उठने का समय और सोने का समय इस तरीके से होना चाहिए कि साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो अगर आप 12 बजे सोते हैं और आपको 5 साइकिल पूरी करनी है तो 7:30 का अलार्म लगा लें। अगर आपको 12 बजे रात को सोते हैं तो 6 बजे का अलार्म लगा लें। और अगर 3 ही साइकिल करनी है तो 4:30 का लगा लें। ठीक है जी। तो अगर आप 6 बजे उठते हैं लेकिन आपको सोना 7.5 घंटे है, तो फिर अब आप 6 बजे का अलार्म लगाएं तो रात को आप 12 बजे नहीं सोएंगे, अब आप रात को 10:30 बजे सो जाएंगे। तो आपका वेकअप टाइम के हिसाब से आपका बेड टाइम एडजस्ट होना चाहिए। और दोनों के बीच का गैप हमेशा साइक्लिक होना चाहिए, या तो 3 साइकिल का या 4 साइकिल का या 5 साइकिल का। उससे ज्यादा कर रहे हो सब वेस्टेज है। 7.5 घंटे के ऊपर जो भी करो सब वेस्ट है। मतलब जो बॉडी को करने में जो टाइम लगता है वो सब हो गया है, अभी आप टाइम पास हो रहा है बस। डन। तो पहला तो साइकिल डिसाइड करना। सेकंड पॉइंट लिखें, चलिए मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट इज सेट योर साइकिल, 5, 4 और 3। सेकंड लिखें, आपकी जो लास्ट मील होनी चाहिए 3 आवर्स बिफोर स्लीप। मतलब अगर 10 बजे सोच रहे हैं तो 7 बजे आपकी लास्ट हो जानी चाहिए। 3 घंटे का गैप होना चाहिए आने के, यानी कि कितना होगा, 3 आवर्स गैप बिटवीन लास्ट मील एंड स्लीप टाइम। नो यूज ऑफ स्टिमुलेंट्स बिफोर 2 आवर्स, यानी कि कॉफी नहीं,
कोई ग्रीन टी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई ड्रग लेने वाले, कोकेन ओकेन, कोकेन एमडीएमए कुछ नहीं, अल्कोहल नहीं, 2 घंटा पहले कोई स्टिमुलेंट्स आप नहीं लेंगे। मिल्क आप ले सकते हैं क्योंकि मिल्क स्टिमुलेंट का काम नहीं करता है। फोर्थ, यू कैन टेक अ वार्म बाथ। ठंडे पानी से नहीं लेनी है, वार्म वाटर में बाथ ले सकते हैं सोने से पहले। फिफ्थ, कीप एज डार्क एज पॉसिबल। जितना डार्क हो सके उतना डार्क रखें अपने एनवायरनमेंट को, जिस एनवायरनमेंट में आप सो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में जो सोते हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा उजाला चाहिए, तो आप देखें नाइट पैड, ये आई पैड्स आते हैं, ठीक है, तो आप आंखों पे वो पैड लगा करके यू कैन स्लीप। तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज करने के लिए आई पे अपने पैड्स लगाते हैं और फिर सोते हैं। तो वो आप कर सकते हो। जितना ज्यादा डार्क होगा उतना बढ़िया है। कोई सेंसरी इनपुट किसी भी तरीके से आपको नींद को खराब ना करे, ताकि कोई भी साइकिल आपकी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी। सिक्स, कीप कूल टेम्परेचर। रात को टेम्परेचर कूल रहना चाहिए। कूल रखें टेम्परेचर को। 18 से 22 डिग्री तक का आप रख सकते हैं। 18 डिग्री से 22 डिग्री तक का टेम्परेचर अच्छा टेम्परेचर है सोने के लिए, नींद आने के लिए। इसलिए आप देखते हैं कई बार सर्दियों में लोगों को जल्दी आती है नींद। सर्दियों में थोड़ा सा फास्ट आती है गर्मियों के कंपैरिजन में। थोड़ा कूल रखें टेम्परेचर को। सेवेंथ, अगर आपकी स्लीप पोटेंसी ज्यादा है, स्लीप पोटेंसी क्या होती है? स्लीप पोटेंसी होती है कि आप बेड पे गए, उसके बाद कितना टाइम लगता है आपको सोने में, दैट इज कॉल्ड स्लीप पोटेंसी। तो स्लीप पोटेंसी 10-12 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कि आप बेड पे गए तो 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर नींद हो जानी चाहिए। और कई लोग तो हैं घंटों सोते ही नहीं है, जाकर के लेटते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, 1-1.5 घंटे तक पड़े रहते हैं। तो स्लीप पोटेंसी रिड्यूस करने के लिए नाइट आवर्स में आप नोवेल पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड नोवेल। नोवेल में जिसमें कहानी हो, स्टोरी हो। आप देखते थे बचपन में बच्चों को सुलाने के लिए दादियाँ, मम्मियाँ कहानियों का इस्तेमाल करती हैं। कहानियां आपके सबकॉन्शियस को एंगेज करती हैं, कॉन्शियस को डाउन करती हैं, जिसकी वजह से आप में नींद आ सकती है। तो अगर आपको मोबाइल यूज करने की बहुत ज्यादा आदत है, तो उस टाइम पे मोबाइल की जगह कोई नोवेल पढ़ें, कोई कहानी पढ़ें, जो उस कहानी को पढ़ने का प्रयास करें, दैट कैन हेल्प यू। क्लियर? तो ये हैं आपके नाइट रूटीन्स। प्रिपेयर योर बॉडी फॉर स्लीप। अपनी बॉडी को, अपने शरीर को नींद के लिए तैयार करें। ऐसा थोड़ी बिना तैयारी के दिन भर काम कर रहे थे, जाके पड़ गए, कोई तैयारी नहीं करी सोने की। कूल टेम्परेचर मैंने बोला ना, मेलेटोनिन टेम्परेचर से कूल टेम्परेचर रहेगा तो कोर टेम्परेचर डाउन होगा, तो मेलेटोनिन बैलेंस में रहेगी। ठीक है जी। नहीं, योगा वोगा कुछ नहीं करेंगे आप उससे पहले। सोने से पहले कुछ नहीं, शाम को निपटा दें जो भी निपटाना है आपको। मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अगर स्लीप पोटेंसी ज्यादा है, स्लीप पोटेंसी मतलब कि लेटने के बाद भी बहुत देर तक नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं। यू कैन डू प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा मेरे साथ ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का, लिखने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। टेक स्क्रीनशॉट।
डन। तो अब देखें, दूसरी एक्सरसाइज है, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज, ये आप दिन में भी एक बार कर सकते हैं और रात में भी कर लें। जस्ट सोने से पहले जब बेड पे हो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। एवरीबॉडी, लेट्स डू। मैं एक बार करवा देता हूँ आपको, एंड देन ये एक्सरसाइज सिंपल है बिल्कुल, अवेयरनेस बेस्ड एक्सरसाइज है, और आप खुद से कर सकते हैं। पीएमआर इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये टेक्निक हमारे डिफेंस में भी यूज की जाती है, बहुत फास्ट रिलैक्सेशन लेने के लिए, फिजिकल रिस्टोरेशन करने के लिए। यहाँ तक सब लोग सेम पेज पे हैं तो लिख दें जरा, सेम पेज, इफ एवरीबडी ऑन सेम पेज। गुड। तो चलिए, पीएमआर रिपीट क्या करना है, अभी करवा ही रहा हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ तो लोड ना लीजिए। चलिए, तो अभी पीएमआर पे चलते हैं। एवरीबडी क्लोज योर आइज, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, कंधे सीधे कर लें, नेक स्ट्रेट कर लें, स्पाइन सीधी कर लें। एवरीबडी क्लोज योर आइज, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। इनहेल डीपली फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ। Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Now breathe normally. अब नॉर्मल सांस लें। नॉर्मल सांस लेते हुए नाउ फोकस ऑन योर टोज। अपने पैरों के टोज पे फोकस करें। दोनों अंगूठों पे पैर के फोकस करें। फील द टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रेशर, एनीथिंग यू फील, कोई वेट, टेम्परेचर, प्रेशर, एनीथिंग यू फील देयर, जस्ट फील इट एंड जस्ट इमेजिन दैट यू रिलैक्सिंग योर टोज। अपने टोज को बिल्कुल रिलैक्स करके छोड़ दें वहीं पे। नाउ फोकस ऑन योर एंकल। अपने फीट और एंकल पे फोकस करें। इमेजिन करें, एनी प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, weight, pain, anything you feel, just observe it and completely relax your feet. अपने फीट को रिलैक्स करना, एंकल को रिलैक्स करना, रिलैक्स करके उसे वहीं छोड़ दें एंड मूव फॉरवर्ड। ऊपर की ओर मूव करें, अपनी पिंडलियों पे फोकस लेकर आए। अब फोकस ऑन योर काव्स एरिया। अपने काव्स एरिया पे फोकस करें। फील द टेम्परेचर, प्रेशर, warmth, vibration, and completely relax योर calves एरिया। अपनी पिंडलियों को completely रिलैक्स कर दें, उन्हें रिलैक्स करके वहीं छोड़ दें। लीव देम देयर एंड मूव टू योर नीज। अपने नीज और अपनी थाइस पे फोकस करें। फील द टेम्परेचर, सेंसेशन, वाइब्रेशन, प्रेशर, पेन, rigidity, anything you experience, just observe it. No need to judge anything, just observe.
अपने थाइस को रिलैक्स करके वहीं छोड़ दें। रिलैक्स योर मसल्स, रिलैक्स योर स्किन, रिलैक्स योर बोन्स। अपनी स्किन को, मसल्स को, बोन्स को रिलैक्स करके वहीं छोड़ दें। रिलैक्स इट देयर, और उसे वहां रख के अपनी लोअर स्पाइन में आ जाए। नाउ कंप्लीटली रिलैक्स योर स्पाइन। अपनी स्पाइन में कोई वाइब्रेशन, प्रेशर, पेन हो तो पहले उसे ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करते हुए रिलैक्स द स्किन अराउंड योर स्पाइन, देन रिलैक्स द मसल्स अराउंड योर स्पाइन, देन रिलैक्स द बोन। As if it is made up of rubber. Very good. Now imagine करें, in your stomach area, feel the temperature, pressure, vibration. Very good. Now relax your stomach. अपने stomach को relax करके वहीं छोड़ दें. Relax the skin. Relax your intestines. Relax your tissues. And stomach को वहीं छोड़ दें. Now move in your lungs area, in your chest. Feel the temperature, vibration, pressure, and completely relax your chest. Now focus on your shoulders, on your elbow, on your wrist. अपने शोल्डर पे, एल्बो पे और रिस्ट पे फोकस लाएं. Feel the temperature, pressure, vibration, sensation, anything, and completely relax your elbow, wrist, shoulder, और उन्हें वहीं रख दें. Now focus on your neck. अपनी नेक पे फोकस करें. Feel the temperature, pressure, vibration, sensation, pain, and completely relax your neck. Relax the skin, relax the muscles, relax the bone. Very good. Now focus on your face, your forehead, your eyes, your cheeks. Feel the sensation, temperature, vibration, and completely relax your face. Relax your forehead, relax your eyes, as if they are falling down, as if they are hanging. Very good. Focus on your scalp. अपने बालों की रूट्स पे फोकस करें, स्कैल्प पे फोकस करें.
Feel the temperature, sensation, vibration, and completely relax your scalp. Now once again focus on your toes. अपने toes को देखें, they are relaxed. Ankles को देखें, they are relaxed. ये आपकी पिंडलियों को देखें, relax. Eyes relax. Entire spine is relaxed. Stomach is relaxed. Chest relaxed. Shoulder, elbow, wrist relaxed. Bone relaxed. Neck relaxed. Face, forehead, eyes relaxed. Now, as you move your awareness from the tip of your toe to the top of your head, you will see the wave of relaxation is moving in your entire body. Once again, अपना toe से ankle पे जाएं, ankle से knee पे जाएं, knee से thighs, waist, spine, stomach, chest, shoulder, elbow, wrist, neck, forehead. A wave of relaxation is moving from toe to head. Very good. Now slowly rub your hands, put them on your eyes, and very slowly come out. Let me know in the chat box. How was your experience? कई तो कैमरे बंद कर दिए कईयों ने तो चलती मीटिंग में ही. अमेजिंग, सूदिंग, नींद आ गई, रिलैक्सिंग. वन साइकिल स्टार्टेड. तो अब सोने से पहले इसको कर दें आप. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्स, यानी कि प्रोग्रेसिवली आप बॉडी को स्कैन कर रहे हैं और एक एक पार्ट के एरिया पे फोकस करके उसको रिलैक्स कर रहे हैं. यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया एंड देन यू आर रिलैक्सिंग इट. ओके. दिन में नींद भगाने का उपाय. दिन में नींद अगर भगानी है तो रात को अच्छे से नींद ले लें, दिन में कभी नहीं आएगी. ठीक है. रात की खराब नींद इस चीज का, दो ही कारणों से दिन में नींद आती है इंसान को. या तो कार्बोहाइड्रेट दबा के भरा है, चावल, रोटियां, व्हीट का पूरा कार्बोहाइड्रेट डाइट में. मतलब रोटी में तो है ही कार्बोरेट, फिर बाद में चावल भी, और फिर बाद में उसके ऊपर आलू की सब्जी, और मतलब कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई डाइट लोगे तो क्या होगा. तो कुछ सेकंड के लिए तो एनर्जी स्पाइक करती है, एनर्जी स्पाइक होती है, फिर वो गिरती है एकदम से. शुगर लेवल गिरता है नीचे, वो गिरता है. तो वो जो दिन की नींद है वो मेलेटोनिन या एडिनोसिन की वजह से नहीं है. वो जो आप दिन में ड्राउजी फील करते हो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर स्लीप रिदम, इट इज बिकॉज ऑफ योर एनर्जी स्पाइक्स, शुगर स्पाइक्स. क्या आपकी शुगर स्पाइक बढ़ी थी और फिर बाद में डाउन हो गई एकदम से. वो जो फॉल है आपकी शुगर स्पाइक में, वो आपको ड्रीजीनेस दे रहा है या फिर ड्राउजी फील करा रहा है. ठीक है. तो ऐसी नींद से बचें, अपनी डाइट का ख्याल रखें. डाइट में थोड़ा प्रोटीन अच्छा लें, अपनी डाइट में फाइबर्स लें, अपनी डाइट में जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन B12, सोडियम, ये इनफ मात्रा में आपके शरीर में रहने चाहिए. क्योंकि मेलेटोनिन मैग्नीशियम और जिंक से कंट्रोल होती है, इसलिए ज्यादातर आप कोई भी नींद की गोली देखेंगे आप उसमें मैग्नीशियम और जिंक जरूर कंपोनेंट में देखेंगे. ठीक है. तो विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सारी, यानी कि
कोशिश किया करें कि एक मल्टीविटामिन की गोली रखें, जो हफ्ते में 2-3 बार मल्टीविटामिन लेते रहें, ताकि अगर इनकी कमी है तो वो कमी पूरी पूरी होती रहे आपके अंदर से। कोई इशू ऑलरेडी चलता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन ले लिया करें। डन। एक और टेक्निक है 4, 7 और 8, ये स्लीपिंग पैटर्न है। नींद के लिए आप 4, 7, 8 भी यूज कर सकते हैं। 4, 7, 8 रात के टाइम पे, 4, 7 और 8, 4 टाइम इनहेल करना है, 7 टाइम्स होल्ड करना है और 8 टाइम एक्सेल करना है, यानी काउंटिंग तक। तो 1, 2, 3, 4 इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेल। तो इनहेल 4 काउंट तक इनहेल करें, 7 काउंट तक होल्ड करें और 8 काउंट तक एक्सेल करते हैं। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न 7 से 11 बार कर लिया करें। और दिन की नींद भगाने के लिए पैटर्न है X, 4X और 2X। नींद भगाने का पैटर्न है, ध्यान रखना, इसको अलग से लिखना, नींद के साथ मत लिख देना इसको। X, 4X और 2X। इसका मतलब X क्या है यहाँ पे? काउंट ऑफ इनहेलेशन, इनहेलेशन का काउंट। तो अगर X सपोज 5 है तो होल्ड का काउंट कितना हो जाएगा? 4X, यानी कि 20 तक होल्ड करना है। और 2X है रिलैक्सेशन का काउंट, यानी कि 10 काउंट तक एक्सेल करना है। तो इनहेलेशन, होल्ड और एक्सेलेशन, ये 3 पार्ट है, X, 4X, 2X। एक्स काउंट इनहेल, यानी कि 5 काउंट तक इनहेल किया, 1, 2, 3, 4, 5, देन 20 काउंट तक होल्ड किया। चलिए ये करा के दिखाऊं, अभी देखिएगा एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। चलिए कर लीजिए। ये जब भी दिन में नींद आने लगे उस टाइम पे कर लिया करें ये एक्सरसाइज। और इसका वैसे आइडियली 7 से 10 साइकिल करनी चाहिए, अभी मैं 3 से 4 ही करा देता हूं आपको। अच्छा, जिनको 20 काउंट तक होल्ड करना नहीं आता है, जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतनी देर करें, अपनी जान खतरे में मत डालना एक्सरसाइज करने के लिए। जहां लगे कि दम घुट रहा है वहां ले लेना सांस। तो जरूरी नहीं कि मैं बीस काउंट करूं तब तक रुकना ही है।